फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नो फार्मेसी। और आज का हमारा टॉपिक है एमसीक्यूज़ हैं, टॉपिक नहीं है बेसिकली। डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम 2024 का एग्ज़ाम बहुत जल्द आने वाला है, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यूज़ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते ही हैं। तो आज हम एमसीक्यूज़ लाए हैं डायरेटिक में। तो डायरेटिक अपना टॉपिक है आज का। तो यहाँ पर डायरेटिक से जुड़े हुए बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं जो कि आप सामने देख सकते हैं। बिल्कुल भी कंटेंट की कमी नहीं है, यहाँ पे फुल कॉन्सेप्ट होगा इन एमसीक्यूज़ के अंदर। और यहाँ पे पूरा जो कंटेंट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से और फुल कॉन्सेप्ट के साथ मैं कराऊँगा। तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो को लास्ट तक। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अपने दोस्तों के साथ जो भी डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएँ। तो हम अपने जो एमसीक्यूज़ हैं उनको हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले तो डायरेटिक किडनी पर ही एक्ट करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि डायरेटिक का जो यूज़ होता है वो यूरिनेशन मतलब यूरिन के आउटफ्लो को बढ़ाना होता है। इसके साथ ही डायरेटिक का यूज़ हम उसमें जैसे एडेमा वगैरह हो गया ना, तो उसमें उसके ट्रीटमेंट में करते हैं। इसके अलावा डायरेटिक का सबसे जो अच्छा यूज़ होता है वो होता है कौन सा, आपका जो हाइपरटेंशन इमरजेंसी होती है ना, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, जिसमें अचानक से बीपी रेज़ हो जाता है, तो डॉक्टर उसके ट्रीटमेंट के लिए हम डायरेटिक का यूज़ करता है। तो बेसिकली मैं बता देता हूँ सीधा सीधा कि डायरेटिक उस समय पे दी जाती है फ्यूरोसमाइड। तो फ्यूरोसमाइड जो डायरेटिक है वो इंट्रावेनियसली दी जाती है वहाँ पे। तो उस समय पे डॉक्टर, उस समय पे जो ब्लड प्रेशर होता है वो पूरी तरीके से डाउन हो जाता है, बिकॉज जो किडनी जो होता है वो कार्डियक आउटपुट का 20% होता है। तो जब 20% होता है तो उस समय पे जैसे ही डायरेटिक दी जाती है तो यूरिनेशन होता है पेशेंट को, और वो ब्लड प्रेशर जो होता है अपना वो धीरे धीरे डाउन हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं अपने पहले एमसीक्यूज़ के बारे में। तो पहला एमसीक्यूज़ हमारा कौन सा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द फंक्शन ऑफ किडनी। तो यहाँ पे किडनी के फंक्शन के बारे में पूछ रहा है। तो जो पहला ऑप्शन है अपना वो है एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट लाइक क्रिएटिनिन एंड यूरिया। तो यहाँ पे एक तो एक्सक्रीशन के बारे में बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है एडजस्टमेंट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस, तीसरा है एडजस्टमेंट एसिड बेस बैलेंस, और फोर्थ है इन केस ऑफ हाइपोटेंशन लीड्स टू रिलीज रेनिन टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ऑल एक्सेप्ट ए ऑप्शन है, एंड डी ऑप्शन तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, हालांकि नहीं, ई ऑप्शन है ऑल एक्सेप्ट डी, एंड एफ ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या लगता है यहाँ पे क्या हो सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो ऑल ऑफ द एबव होगा। बेसिकली क्या होता है कि किडनी वेस्ट प्रोडक्ट का तो एक्सक्रीशन करती है, तो सभी को पता है। इसके अलावा ये एडजस्टमेंट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस, अब इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस जैसा कि आप जानते हैं वो सोडियम का, पोटेशियम का, इनका एक्सक्रीशन अपने हिसाब से डायरेटिक करती है, मतलब किडनी करती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस में कहीं ना कहीं किडनी का बिल्कुल रोल है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एसिड बेस बैलेंस में भी है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स का आप वो मैकेनिज्म देखे होंगे जिसमें NaSCO3 पर ही पूरा मैकेनिज्म बेस्ड है। इसके अलावा एक सोडियम हाइड्रोजन एंटीपॉड भी होता है जो कि PCT में पाया जाता है, जो कि हमारे एसिड और बेस बैलेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वो पंप। तो यहाँ पर ये दो ऑप्शन तो करेक्ट ही हैं। इसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन है अपना, इन केस ऑफ हाइपोटेंशन लीड्स टू रिलीज द रेनिन टू द ब्लड टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे रेनिन जैसे ही रिलीज होता है तो वहाँ पे ब्लड प्रेशर तुरंत रेज हो जाता है। इसका बहुत सारा मैकेनिज्म है, अगर आप कहेंगे तो मैं अपने चैनल पर ज़रूर डालूंगा इसका मैकेनिज्म। बाकी आप अभी समझ सकते हैं कि रेनिन ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। तो और ई ऑप्शन क्या है, ऑल एक्सेप्ट डी। ऑल एक्सेप्ट डी तो ये ऑल एक्सेप्ट डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ऑल ऑफ दी अबव ठीक है। ई जो ऑप्शन है वो तो ऐसे ही गलत है। आप एफ़ को टिक करिए, ठीक है। तो अपना जो ऑप्शन है एफ़ है, ठीक है। अब अपन दूसरे उसमें चलते हैं, थोड़ा सा दूसरे ऑप्शन में चलेंगे। तो अपने नेक्स्ट उसमें चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो एक्टिवेशन ऑफ 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अकर्स इन। तो जो एक्टिवेशन 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल का होता है बाय एडिशन ऑफ, किसके एडिशन से? हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। वो करता है कौन? किडनी। तो यहाँ पर किडनी जो होता है, किडनी अपना जो है राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे हमने किडनी टिक कर दिया है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम किडनी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। तो बेसिकली आरबीसीज के प्रोडक्शन के लिए दो ही तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है।
तो एक पहले तो एक हार्मोन होता है जो कि इरेथ्रोपोएटिन है, सबसे पहले आप ये टिक कर लीजिए। इसके अलावा विटामिन B12 जो कि नेसेसरी होता है, विटामिन B9 जो कि नेसेसरी होता है इस चीज़ के लिए। तो B9 जो होता है वो फॉलिक एसिड होता है, B12 साइनोकोबैलामिन होता है। और इसके अलावा अपना आयरन तो बेसिकली बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है ना। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं जो कि RBCs के फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो यहाँ पे अपना जो ऑप्शन है वो अपने को टिक कर लेना है, क्या, इरेथ्रोपोएटिन, ठीक है, जो कि किडनी रिलीज़ करती है। नाउ डाययूरेटिक यूज्ड एज, तो डाययूरेटिक का यूज़ हम किस चीज़ के लिए, डाययूरेटिक का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं, जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया है कि डाययूरेटिक का यूज़ ट्रीटमेंट ऑफ ऑइडिमा जैसे कि मैंने बताया था, फ्लूइड का अकुमुलेशन हो जाना कहीं पर भी, जैसे पल्मोनरी फ्लूइड हो गया, पल्मोनरी इडेमा हो गया, जो कि पल्मोनरी में फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाता है। इसके अलावा सेरेब्रल इडेमा भी होता है। तो अगर देखा जाए तो सेरेब्रल इडेमा, जो सेरेब्रल पार्ट में इडेमा जो फ्लूइड होता है वो एक्युमुलेट हो जाता है। तो मैं स्पेशली बता देता हूँ कि ऑइडिमा, जो सेरेब्रल ऑइडिमा होता है उसके लिए मैनिटॉल यूज़ किया जाता है, ऐसे ही पल्मोनरी के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो अब देखा जाए तो इसके जो आंसर होता है उसमें ट्रीटमेंट ऑफ एडेमा जो फर्स्ट है वो भी होगा। इसके अलावा जो सी है ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, इसके लिए भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन करेक्ट है बेसिकली, यहाँ पे थोड़ा PDF में गड़बड़ी हो गई है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक होता है ट्रीटमेंट ऑफ एडेमा और ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। अब लिखा हुआ है ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोटेंशन, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि डायबिटिक का काम क्या होता है, डायबिटिक का काम होता है सीधा सीधा अपना जो यूरिनेशन को कराना। तो हाइपोटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए तो कर ही नहीं सकती, ये तो हाइपोटेंशन कराता है। और दूसरा देखा जाए तो यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डायबिटिक का किसी तरीके से भी लेना देना नहीं होता है ब्लड के फॉर्मेशन में। तो ठीक है, इसके साथ ही अपन अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट डायबिटिक एक्सेप्ट। तो यहाँ पे आप ऑप्शन पढ़ लीजिए कि करेक्ट अबाउट डायबिटिक। तो डायबिटिक के स्टेटमेंट के बारे में पूछा है कि डायबिटिक में क्या क्या चीज़, मतलब जो भी चीज़ ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से क्या गलत है। तो अगर देखा जाए तो एक्ट ऑन किडनी टू इंक्रीज यूरिन फ्लो, तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि डायबिटिक इंक्रीज करवाती है यूरिन फ्लो। दूसरा है कि एक्ट एज नेट्रियूरेटिक। बेसिकली नेट्रियूरेटिक दोस्तों क्या होता है कि सोडियम के एक्सक्रीशन को ही नेट्रियूरेटिक्स कहते हैं। अगर यूरिन में सोडियम का एक्सक्रीशन बढ़ रहा है तो उसे नेट्रियूरेटिक कहते हैं। नेट्रियूरेटिक बेसिकली डायबिटिक को रिप्रेजेंट करता है। तो तीसरा जो ऑप्शन है वो है इंक्रीजिंग ब्लड वॉल्यूम ड्यू टू नेट्रियूरेटिक इफेक्ट। और चौथा है यूज्ड एज इमरजेंसी इन पल्मोनरी एडेमा। तो पल्मोनरी एडेमा के लिए तो बिल्कुल यूज़ किया जाता है, सोडियम के एक्सक्रीशन के लिए बिल्कुल यूज़ ही किया जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो किडनी टू इंक्रीज यूरिन फ्लो, ये भी ठीक है। लेकिन जो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है ना, जो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम ड्यू टू नेट्रियूरेटिक इफेक्ट, तो अगर सोडियम बाहर जाता है तो फ्लूइड का रिटेंशन तो होगा नहीं, तो फिर अगर होगा भी तो भी ब्लड वॉल्यूम तो बढ़ेगा नहीं, ठीक है। हाँ, अगर फ्लूइड रिटेंशन होता है तो ब्लड वॉल्यूम जरूर बढ़ेगा, मगर नेट्रियूरेटिक डायबिटिक जो है वो किसी भी प्रकार से ब्लड के वॉल्यूम को इंक्रीज़ नहीं करता है। तो अपना सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट में, एफिकेसी ऑफ डायबिटिक डिपेंड अपॉन, तो ऑन, तो एफिकेसी डायबिटिक कितना ज़्यादा अच्छे से काम कर रही है उस चीज़ को देखने के लिए हम क्या चीज़ मेज़र करते हैं। तो अमाउंट ऑफ पोटेशियम एक्सक्रीटेड इन यूरिन, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। अमाउंट ऑफ सोडियम रीअब्सॉर्ब फ्रॉम यूरिन, तो यूरिन में सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन, ये तो मान लीजिए ये तो नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि सोडियम के अब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन से डायबिटिक का कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। सोडियम को रीअब्जॉर्ब नहीं होने देना ये डायबिटिक का काम होता है, लेकिन यहाँ पे तो रीअब्जॉर्प्शन के लिए बोल रहा था, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो अमाउंट ऑफ पोटेशियम रीअब्जॉर्ब फ्रॉम यूरिन, ये आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद है अमाउंट ऑफ पोटेशियम रीअब्जॉर्ब से भी कोई लेन देन नहीं होता है। इसके बाद अमाउंट ऑफ H2O वाटर रीअब्जॉर्ब फ्रॉम यूरिन, तो यूरिन में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसके अलावा जो अमाउंट ऑफ सोडियम एक्सक्रीटेड इन यूरिन, तो बिल्कुल, तो सोडियम कितना एक्सक्रीट हो रहा है, एक्सक्रीट आउट हो रहा है अपने यूरिन में, उसको देखने, उसको वो जितना ज़्यादा सोडियम को एक्सक्रीट आउट करेगा, मतलब कि सोडियम का अब्जॉर्प्शन बिल्कुल उतना ही कम होता जाएगा। तो इस कारण से यहाँ पे अपना जो ई ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे अपन ई ऑप्शन पे करेक्ट कर लेते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसने यहाँ पे पूछा गया है 2/3 सोडियम जो कि 70% आर रीअब्जॉर्ब इन। तो यहाँ पे 70% जो सोडियम होता है वो रीअब्जॉर्ब होता है, वो तो स्टार्टिंग में हो जाता है। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो ऑप्शन है वो PCT है, DCT है ना, लूप ऑफ हेनले है, ये सारी चीज़ें कलेक्टिंग डक्ट तक की चीज़ें हैं। लेकिन हम पहले आपको बता देते हैं कि ये जो यहाँ स्टार्टिंग पार्ट होता है ये तो पहले अपना बोमेंस कैप्सूल होता है, इसके बाद ये जो स्टार्टिंग पार्ट होता है ये PCT होता है, ठीक है।
ये पीसीटी होता है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये अपना लूप ऑफ हेनले होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो पार्ट होता है ये डीसीटी होता है, डीसीटी हो गया। और इसके अलावा ये जो पार्ट होता है ये कलेक्टिंग डक्ट होता है अपना, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे चैनल्स होते हैं, अभी चैनल्स के बारे में बिल्कुल पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि अपना ऑप्शन क्या है। अपन तो क्वेश्चन से बाहर चले जा रहे हैं बीच बीच, कोई दिक्कत नहीं है। तो किडनी हैज़ अ रोल टू प्रिवेंट द ग्लाइसेमिया, बेसिकली यहाँ पे नहीं थे अपन, यहाँ थे। तो 70% जो सोडियम है वो रीअब्सॉर्ब कौन करता है, कहाँ होता है, पीसीटी में होता है, ठीक है। पीसीटी में 70% पीसीटी में होता है। फिर उसके बाद लूप ऑफ हेनले में 25% तक का होता है। इसके बाद यहाँ पे लूप ऑफ हेनले में 25% का होता है। और अगर देखा जाए तो लूप ऑफ हेनले हो गया है, फिर डिसेंडिंग लूप ये आसपास ये 25% टोटल हो जाता है। इसके बाद डीसीटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे समथिंग लाइक दैट 8% के आसपास ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसका एग्जैक्ट डाटा बिल्कुल होता है, बिल्कुल मतलब वरी करता है किडनी टू किडनी, ठीक है ना। तो अब जो नेक्स्ट अपना जो है एमसीक्यूज 10 नंबर है, तो किडनी हैज़ रोल टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसेमिया इज़। तो यहाँ पे किडनी क्या रोल प्ले करती है हाइपोग्लाइसेमिया को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ना कम हो, इसके लिए किडनी क्या मेजर्स अपनाती है। तो इसमें देख सकते हैं कि प्रिवेंट एक्सक्रीशन ऑफ इंसुलिन। तो बिल्कुल इंसुलिन का तो एक्सक्रीशन होता नहीं है, तो रोकने का तो कोई सवाल ही नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा चीज़ क्या होता है, एक्सक्रीशन, इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ इंसुलिन। ये इंसुलिन से तो कोई लेना देना नहीं होता किडनी का। और इसके अलावा इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम पीसीटी, ये बिल्कुल एक्सक्रीशन नहीं होता, क्योंकि जो एक्सक्रीटरी वैल्यू जो एक्सक्रीशन की जो वैल्यू होती है वो ग्लूकोज की बिल्कुल जीरो होती है, ठीक है। आप क्लियरेंस वैल्यू जिसको आप कहते हैं, तो क्लियरेंस वैल्यू तो जीरो होती है ग्लूकोज की, बिल्कुल आप नोट डाउन कर लें इस चीज़ को। इसके अलावा इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम पीसीटी, तो ये बिल्कुल सही चीज़ है कि पीसीटी से रीअब्जॉर्प्शन ग्लूकोज का बढ़ा देती है किडनी। तो यहाँ पे क्या होता है, हाइपोग्लाइसेमिया से प्रिवेंशन रहता है और ग्लूकोज लेवल अपना मेंटेन रहता है, ठीक है। अब इसके आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा कि वाटर इज़ फ्रीली रीअब्जॉर्ब फ्रॉम। तो वाटर फ्रीली रीअब्जॉर्ब कहाँ होता है, तो यहाँ पे प्रॉक्सिमल पीसीटी, डीसीटी, यही लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, कलेक्टिंग डक्ट, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कि यहाँ पे जो लूप ऑफ हेनले होता है, ठीक है, जो लूप ऑफ हेनले होता है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक मिनट, ये जो लूप ऑफ हेनले होता है यहाँ पर वाटर बहुत तेज़ी से एक्सक्रीट आउट मतलब रीअब्सॉर्ब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर रीअब्सॉर्ब ज़्यादा होता है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि कुछ स्टार्टिंग डीसीटी में, थोड़ा बहुत पीसीटी में, ये सारी चीज़ चलती रहती है, लेकिन एग्जैक्ट इसका जो है वो लूप ऑफ हेनले में ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वाटर इज़ फ्रीली रीअब्सॉर्ब फ्रॉम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका लूप ऑफ हेनले, ठीक है, लूप ऑफ हेनले, या फिर कह सकते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, बेसिकली डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फंक्शन आर द फंक्शन ऑफ किडनी। ये बिल्कुल ही क्वेश्चन हो चुका है। प्रिवेंशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस ड्यू टू द, यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, तो किडनी प्रिवेंट कैसे करती है ऑस्टियोपोरोसिस से। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑप्शन पढ़ देते हैं, रिलीज ऑफ इरेथ्रोपोइटिन। बेसिकली इरेथ्रोपोइटिन तो सीधा ब्लड से है, ब्लड से ऑस्टियोपोरोसिस का कोई लेन देन नहीं होता है। अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ आपको कि बोन डेंसिटी का कम हो जाना ही ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। तो बोन जो होती है ब्रिटल होती है, एकदम स्पॉन्जी हो जाती है, उसकी डेंसिटी, बोन डेंसिटी बेसिकली कैल्शियम लेवल जो होता है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है, डेंसिटी बिल्कुल लो हो जाती है, उसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, ठीक है। तो इरेथ्रोपोइटिन जो कि आरबीसी से रिलेटेड है, तो ऑस्टियोपोरोसिस से उसका कोई लेन देन नहीं है। तो रिलीज कैल्सिटोनिन विच प्रिसिपिटेट कैल्शियम इन द बोन, ठीक है। जो थर्ड ऑप्शन है वो रिलीज रेनिन विच इज़ इंक्रीज द ब्लड सप्लाई टू बोन, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता है। एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी विच इंक्रीजिंग सीरम कैल्शियम, ये बिल्कुल हो सकता है कि विटामिन डी, अभी हमने कुछ समय पहले ही पढ़ा था कि 25 हाइड्रोक्सी डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल को कौन एक्टिवेट करता है, किडनी एक्टिवेट करती है। तो यहाँ पर भी सेम रोल होता है हाइड्रोक्सिलेशन से, तो यहाँ पे एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी बिल्कुल किडनी करती है, जिसके कारण कैल्शियम में कैल्शियम जो इंक्रीजिंग द सीरम कैल्शियम लेवल, तो सीरम में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सा ऑप्शन टिक करते हैं, डी ऑप्शन, इसका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं
एक्टिवेशन ऑफ 25 हाइड्रोक्सीकोलिक सल्फाइडेशन ऑफ, ये तो आप जानते हैं, ये तो किडनी ही होगा। जो ऑफ द फॉलोइंग स्टेटेड फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज, इरेथ्रोपोएटिन होगा। डायरेटिक यूज्ड एज द ट्रीटमेंट ऑफ एडेमा, ये सारी चीज़ें तो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो डबल चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे, फिल्म्स ऑफ फ्रॉम दी पीसीटी। अब देखते हैं थोड़ा सा अपना 21 क्वेश्चन की बात आती है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ लूप एंड थायजाइड डायरेटिक। तो यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट लूप और थायजाइड डायरेटिक का जो साइड इफ़ेक्ट है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि पहला ऑप्शन है हाइपोकैलेमिया, दूसरा है हाइपरकैलेमिया, तीसरा है हाइपर यूरिसेमिया, हाइपर ग्लाइसेमिया। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा बिल्कुल बी ऑप्शन, हाइपरकैलेमिया। तो यहाँ पे हाइपरकैलेमिया थायराइड और लूप डायरेटिक का साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्या होता है, हाइपोकैलेमिया होता है। तो हाइपोकैलेमिया की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हाइपरकैलेमिया। तो हाइपरकैलेमिया यहाँ पे जो साइड इफेक्ट नहीं होता है, इसीलिए एक्सेप्ट में यही ऑप्शन करेक्ट होगा। बगल वाले बल्कि हाइपोकैलेमिया लिखा हुआ वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब द कॉज ऑफ वेंट्रिकुलर एर्देमिया कॉज बाय लूप एंड थायराइड डायरेटिक थ्रू। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पहला ऑप्शन है एल्डोस्टेरोन, दूसरा है एडीएच, तीसरा हाइड्रोक्सीकोलिकल्सिफेरॉल एंड चौथा है माइलोराइड एंड नॉन ऑफ दी अबव। तो एल्डोस्टेरोन का कोई भी किसी प्रकार का भी रोल नहीं होता है एर्देमिया के लिए। यहाँ पे पोटेशियम होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसके कारण यहाँ पे एर्देमिया कॉज होता है। तो यहाँ पे एल्डोस्टेरोन का तो कोई रोल है नहीं। इसके अलावा जो यहाँ पे मेन होता है कौन सा, अमाइलोराइड, ठीक है, अमाइलोराइड इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। इसके अलावा जो मोस्ट पोटेंट की बात होती है, मोस्ट पोटेंट डायरेटिक बट प्रोहिबिटेड ड्यू टू द टॉक्सिसिटी इज, तो बहुत ज़्यादा पोटेंट डायरेटिक लेकिन जो कि प्रोहिबिटेड हो चुकी है टॉक्सिसिटी के कारण। तो टॉक्सिसिटी के कारण ऐसी डायरेटिक का नाम क्या होता है, मर्क्यूरियल कंपाउंड, ठीक है। बेसिकली ये लूप डायरेटिक का जो है पार्ट होता है, तो मर्क्यूरियल कंपाउंड। अब इसके आगे हम चलते हैं धीरे धीरे अपनी कड़ी के साथ, लगे। अब यहाँ पे हाइपोकैलेमिया कॉज्ड बाय पोटेशियम डिप्लेटिंग डायरेटिक मिक। तो हाइपोकैलेमिया कॉज बाय पोटेशियम डिप्लेटिंग डायरेटिक, मतलब ऐसी डायरेटिक जो कि पोटेशियम के लेवल को पूरी तरीके से डाउन करती है, ठीक है, पोटेशियम के लेवल को। तो ऐसी डायरेटिक बिल्कुल हाइपोकैलेमिया कॉज करेगी, ये तो आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि हाइपोकैलेमिया तो कॉज करेगी, लेकिन इसका इफेक्ट क्या होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि पोटेशियम कारण एर्देमिया होती है, ये बात भी सही है। क्रैम्प्स इन मसल होंगे, बिल्कुल फैटी गई होगा, इंक्रीज इन डिजिटल टॉक्सिसिटी बिल्कुल होगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होता है ऑल ऑफ दी एबव बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब 29 नंबर पे चलते हैं, फॉर हाइपोकैलेमिया यहाँ पे यूज़ विद पोटेशियम डिप्लेटिंग डायरेटिक। तो हाइपोकैलेमिया के लिए जो पोटेशियम डिप्लेटिंग डायरेटिक का यूज़ किया जाता है उसमें आता है कौन सा, पहला ऑप्शन है स्पाइरोलेक्टोन, दूसरा है फ्यूरोसमाइड, तीसरा है एलोप्यूरिनॉल, मेटालाजोन। तो मेटालाजोन तो थायराइड लाइक डायरेटिक होती है, इसमें तो कोई मतलब नहीं है, एलोप्यूरिनॉल नहीं हो सकता है। बिल्कुल यहाँ पे स्पाइरोलेक्टोन जो होता है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये पोटेशियम स्पायरिंग डायरेटिक में आता है। अब इसके बाद जो 30 नंबर है उसमें फॉर हाइपोकैलेमिया ऑफ पोटेशियम डिप्लेटिंग डायरेटिक यूज विथ। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, फ्यूरोसमाइड, ट्राइमेट्रिन, एलोप्यूरिनॉल एंड मेटोलाजोन। तो यहाँ पे हाइपोकैलेमिया ऑफ पोटेशियम डिप्लेटिंग डायरेटिक, उनको ऐसी डायरेटिक जिनका जो कि पोटेशियम के लेवल को बिल्कुल पूरी तरीके से डाउन करती हैं, तो उनके साथ ऐसी कौन सी डायरेटिक का यूज़ करें, तो हम बिल्कुल पोटेशियम के स्पैरिंग वाले डायरेटिक यूज़ करेंगे। बिल्कुल क्लास ही है पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक, जैसे माइलोराइड, ट्राइमेट्रिन, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जो अपना ऑप्शन होगा ना उसमें आएगा कौन सा, ट्रायामेट्रिन। तो ट्रायामेट्रिन यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेटिक्स आर वीक डायरेटिक। तो वीक डायरेटिक में आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो फ्यूरोसमाइड है वो क्या है, लूप डायरेटिक है। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरोथायजाइड मीडियम एफिकेसी वाली डायरेटिक है। एसिटाजोलामाइड जो होती है वो बिल्कुल ये जो वीक डायरेटिक में आता है, जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर होता है, ठीक है। और स्पाइरोलेक्टोन जो होता है वो भी एल्डोस्टेरोन का एंटागोनिस्ट होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हम देख पा रहे हैं, तो ऑप्शन इसमें कौन सही होगा, स्पाइरोलेक्टोन, एस्टाजोलामाइड, इस मीन्स द ई ऑप्शन, जिसमें से सी भी और डी दोनों आते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब हम चलते हैं हाई सीलिंग लूप डायरेटिक में। तो हाई सीलिंग लूप डायरेटिक क्या होता है, बेसिकली लूप डायरेटिक ही होता है ना। तो इसमें कौन सा आता है, इसमें हाइड्रोक्लोरोथायजाइड बिल्कुल नहीं आएगा, एस्टाजोलामाइड तो होता नहीं, ब्यूमेटानाइड बिल्कुल सही ऑप्शन है इसमें, तो ब्यूमेटानाइड होता है। वैसे तो आपको बहुत सारी कैटेगरीज इसके पता होंगी, कभी हम कहाँ थे, एक मिनट, हम तो अपने रास्ते से चले गए।
तो ब्यूमेटानाइट जो होता है इसमें फ्यूरसेमाइड, ब्यूमेटानाइट, टॉर्सेमाइड है ना, इथाक्राइनिक एसिड, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। तो इसका जो सही आंसर है 32 का वो होता है ब्यूमेटानाइट। ठीक है, ब्यूमेटानाइट इज द राइट ऑप्शन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेटिक आर कंट्राइंडिकेटेड विथ गाउट। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल कहाँ बताना है, अपने कमेंट बॉक्स में, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, मैं खुद ही बता देता हूँ। तो जो गाउट होता है उसके लिए बेसिकली जो भी ऐसी डायरेटिक जो कि यूरिसेमिया मतलब यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाती हो, ऐसी डायरेटिक बिल्कुल भी वहाँ पे नहीं देते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि स्पाइरोलेक्टोन, ट्राइमेट्रिन, मैनिटॉल, एमाइलोराइड, फ्यूरसेमाइड। फ्यूरसेमाइड एक ऐसी ड्रग होती है जो कि यूरिक एसिड को बिल्कुल पूरी तरीके से बढ़ाती है, इसलिए यहाँ पे सही ऑप्शन फ्यूरसेमाइड होगा। तो बेसिकली इसके अलावा यूरिक एसिड तो थायराइड भी बढ़ाती है, लूप डायरेटिक तो सारी बढ़ाती हैं, इसीलिए यहाँ पर केवल ऑप्शन दिया हुआ है हाई सेलिन लूप डायरेटिक का। बाकी ये जितनी बची हुई डायरेटिक होती हैं सब वीक डायरेटिक है, इनका भी कोई भी यूरिक एसिड से लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि कैपिलरी प्रेशर इक्वल्स टू। अब हम बहुत देर से, हमारा वीडियो थोड़ा लॉन्ग होता जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर ही कुछ देर बाद अब स्टॉप करेंगे। इसके अलावा अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैपिलरी प्रेशर इक्वल टू क्या होता है। तो कैपिलरी प्रेशर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कैपिलरी का प्रेशर जो होता है वो होता है 10 to 22 mmHg। ठीक है, तो 10 to 22 mmHg तो यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ऐसी ही जानकारी के लिए जो हमने कराया आपको, बाकी के जितने भी बचे हुए MCQs हैं ये बिल्कुल आप ही के लिए हैं, तो इनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अब वीडियो हमारा थोड़ा लंबा होता जा रहा है, तो अगर आपका इस वीडियो में रिस्पांस अच्छा रहा तो हम ऐसे ही और सारी वीडियोज़ लाते रहेंगे और आपकी जो डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम की तैयारी है उसको बहुत अच्छा बनाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए टेक्नो फार्मेसी के साथ, बिल्कुल ऐसे ही वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर टेक्नो फार्मेसी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर फ्यूचर अपडेट्स। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो बिल्कुल आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियोस बिल्कुल आप अटेंटिव रहिए कि वीडियो आती हैं तो आप इनको बिल्कुल उसी समय पे कंप्लीट करें, ताकि आपके जो चैप्टर्स हैं, क्योंकि सिलेबस तो बहुत बड़ा है, इसलिए आपको बिल्कुल प्रॉपरली आपको तैयारी करनी चाहिए और हमारे चैनल्स के साथ जुड़े रहना चाहिए। तो थैंक यू, यहीं पे हम अपना क्लोज़ करते हैं वीडियो को। ठीक है, सो ओके।